गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेक्चर नंबर 9 में आज हम जो बोहर एटॉमिक थ्योरी है उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है एनर्जी के लिए, रेडियस के लिए, वेलोसिटी के लिए, उन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप पर बेस्ड न्यूमेरिकल आज हम करने वाले हैं। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है वो मेनली बोहर एटॉमिक मॉडल के इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप के ऊपर ही बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का क्लास। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, द इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इन बोहर थ्योरी, और वो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में हमें क्या क्या फॉर्मूले याद रखने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का, mvr इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, nh/2π। mvr इक्वल्स टू nh/2π, n इंटीग्रल नंबर होता है, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है। ऐसे ही अगर आपको रेडियस फाइंड करना है किसी भी ऑर्बिट का, तो हमने क्या जनरल फॉर्मूला क्या है, r इक्वल्स टू a0 इंटू n स्क्वायर बाई z। a0 का वैल्यू कितना होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, राइट। ये a का स्टैंडर्ड वैल्यू है यहाँ पर। n स्क्वायर अपॉन z, इसका भी हमें फाइंड करना हो उस ऑर्बिट का नंबर लिख देंगे यहाँ n पे, और z मतलब उसका एटॉमिक नंबर लिख देंगे, राइट। और यहाँ वेलोसिटी, अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है 2.19 इंटू 10⁶ z बाई n मीटर पर सेकंड। ये आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। बट यहाँ ध्यान रखें, यहाँ n स्क्वायर बाई z है और यहाँ z बाई n। दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग हियर। नेक्स्ट, अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, एनर्जी का फॉर्मूला है -2.18 इंटू 10⁻⁻18। ये तो हमारे RH रिक्टर कांस्टेंट का वैल्यू है, इनटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब ये ध्यान रखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और आंसर किसमें आ रहा है, जूल पर एटम। और अगर मान लो आपको एनर्जी का डिफरेंस देखना हो तो एनर्जी के डिफरेंस के लिए क्या फॉर्मूला है आपके पास, डेल ई चेंज इन एनर्जी, डिफरेंस इन एनर्जी इक्वल्स टू RH रिक्टर कांस्टेंट 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। n1 क्या है, n इनिशियल, n2 क्या है, n फाइनल। ये हायर यानी एक्साइटेड स्टेट है और ये ग्राउंड स्टेट है। तो n1 और n2 की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और इजीली कैलकुलेट करेंगे। इन फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल ही आज के क्लास में हम मेनली डिस्कस करने वाले। स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला टॉपिक है व्हाट इज ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन, orbital frequency of an electron is the number of revolution of electron per second. Number of revolution of electron per second, हर सेकंड में इलेक्ट्रॉन का कितना रिवोल्यूशन है वो क्या बताता है, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी को। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस, यानी v डिवाइडेड बाई 2πr। सर्कमफ्रेंस क्या होगा बच्चों, जो है वो होगा 2πr। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी में जाना है तो भी वेलोसिटी के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था वो इधर रख देंगे सिर्फ हम, 2.19 इंटू 10⁶ z बाई n, और यहाँ पर सर्कमफ्रेंस 2πr, 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14 रख सकते हैं, 22 डिवाइडेड बाई 7 की जगह, और यहाँ r हम रख देंगे 5.29 इंटू 10⁻⁻11, या कितना रख सकते हैं 0.529 इंटू 10⁻⁻10। तो उसको हमने ऐसा लिख दिया है, ये n स्क्वायर बाई z कर दिया। ठीक है बच्चों, अब अपन इसी पर बेस्ड आगे काम करेंगे। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी में आपको ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी अगर कैलकुलेट करना है तो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, जब हम उनको सॉल्व करेंगे ना तो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी का नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 6.59 इंटू 10⁻15 जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, जेड स्क्वायर अपॉन एन। ये ध्यान रखेंगे आप। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है 1, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3, लाइक दिस बेरिलियम के लिए 4। जेड की वैल्यू तो हमें पता ही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है, राइट। The ratio of orbital frequency in two different orbits, अगर दो अलग अलग ऑर्बिट है तो उनके लिए अगर आपको ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो फाइंड करना है
तो हाउ कैन यू कैलकुलेट x1 डिवाइडेड बाय x2 इक्वल्स टू क्या होगा n2 डिवाइडेड बाय n1 का क्यूब, ठीक, क्योंकि यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना दोनों एक दूसरे के लिए, इसीलिए यहाँ x1 x2 आया तो यहाँ क्या आ गया n2 n1 आ गया, और पावर में क्या लगेगा क्यूब। क्लियर है बच्चों? ये ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी का फाइनल फॉर्मूला हो गया आपके पास, ये ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी का फाइनल फॉर्मूला और ये उनके रेशियो का फॉर्मूला, राइट। हमें सिर्फ n1 और n2 की वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ओके। हाइड्रोजन है इसीलिए z की वैल्यू 1 रहेगी। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड क्या होता है? तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे हम, टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। कितना रिवोल्यूशन है? वन रिवोल्यूशन, एक चक्कर पूरा करना है, इन एन ऑर्बिट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। टाइम टेकन by an electron to complete one revolution in orbit is called as a time period. It is a reciprocal of orbital frequency. Orbital frequency का क्या होता है? ये reciprocal होता है। Time taken of revolution of an electron in nth orbit. अगर nth orbit में हमें निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? Time period equals to 2 pi r divided by 3. आर क्या है? रेडियस है, वी क्या है? वेलोसिटी, ठीक। तो हमारे पास ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय, ठीक है बच्चों। इन पर बेस सबसे पहला एग्जांपल आज की क्लास का, एग्जांपल नंबर 1। इन एन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट of radii r and 4r। एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं अराउंड ए न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, एक का रेडियस है r और दूसरे का कितना है बच्चों? 4r। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? तो अभी हमने फॉर्मूला देखा ही था, टाइम टेकन क्या था? 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी, बस आर अलग अलग है, रख देंगे, काम हो जाएगा। और उनका हमें कैलकुलेट करना है रेशियो, ओके बच्चों। देखते हैं इसके सॉल्यूशन में। हमारा फॉर्मूला क्या था? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इक्वल्स टू वी अपॉन 2 पाई आर, ये हमारा फॉर्मूला है। अभी आर एन किसी भी रेडियस, किसी भी ऑर्बिट का अगर रेडियस निकालना हो तो वहां हमें क्या करना होता है? n² बाई z करना है। तो z तो कांस्टेंट है हाइड्रोजन के लिए, r1 और n1 का स्क्वायर, यानी ये हमने क्या किया? जैसे 4r किया है, 4r किया ना, 4r कब आ रहा है? जब आपको n की वैल्यू 2 रहेगी, क्योंकि यहाँ 2 का स्क्वायर करोगे आप तभी तो 4 आएगा, यानी द वैल्यू ऑफ n इज 2, है ना। तो v2 आपको निकालना है, तो v1 डिवाइडेड बाई n इक्वल्स टू v1 डिवाइडेड बाई 2, n की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर। रेशियो ऑफ टाइम पीरियड इज, रेशियो निकालना तो क्या कर दिया बच्चों हमने? t1 डिवाइडेड बाई t2। अब t1 की जगह हमने फॉर्मूला लिखा v1 अपॉन 2 पाई r, और t2 की जगह भी फॉर्मूला लिखा v1 अपॉन 2 पाई r। बट यहाँ v1 की जगह क्या आएगा? v1 बाई 2, एंड r की जगह क्या आएगा? 4r, राइट। ये r है, बस ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8। तो आपका रेशियो क्या आएगा? 8:1। इसे एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बच्चों? आपको सिर्फ है ना वैल्यू पुट करना है, क्योंकि आपके पास एक वैल्यू है r, दूसरा वैल्यू है 4r, है ना। और यहाँ पर तो v2 कितना होगा? v2 कितना होगा? v1 का हाफ। बस v2 की जगह आपको क्या लिखना है? v1 बाई 2। तो वही हमने काम किया है, तो आपको आराम से रेशियो मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको कहता है, calculate the number of revolutions made by an electron in fourth Bohr orbit of hydrogen atom। बोहर की फोर्थ ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो उसके नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने होंगे वो आपको कैलकुलेट करना है। n की वैल्यू आ गई आपके पास 4, तो आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। हाउ कैन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस? सबसे पहले ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी?
ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 6.59 इंटू 10⁻15 जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। अब देखिए बच्चों, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू ऑलवेज 1 का स्क्वायर करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 ही रहने वाला है। और एन की वैल्यू आपको फोर्थ ऑर्बिट बोला ना, तो एन की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 4। तो अभी 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 64। जस्ट पुट द वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 64, बस जो वैल्यू आई है उसको 64 से डिवाइड करेंगे तो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा 1.02 into 10⁻14 सेकंड इनवर्स इज द ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। आ जाएगा बच्चों, बहुत सिंपल है। फॉर्मूले में सिर्फ जेड और एन का वैल्यू रखना है, नथिंग एल्स। हाँ, ये वाला फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया था कि ये फॉर्मूला हमारे पास कैसे आया है, तो आपको फाइनली ये फॉर्मूला याद रखना है। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होता है 6.59 into 10⁻15 जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। इज इट क्लियर टू एनीवन? बस हमें जेड और एन का वैल्यू यहां पुट करना। क्लियर बच्चों? चलो एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं हम। एग्जांपल नंबर 3, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी आपको दी गई है। कितना है? 19.6 into 10⁻−18 जूल पर एटम। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ बेरिलियम प्लस। बेरिलियम प्लस की फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? एनर्जी कैलकुलेट। मतलब हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए आपको दी गई है और बेरिलियम के लिए कैलकुलेट करना है। बस आपको जेड का ध्यान में रखना है, काम हो जाएगा। कैलकुलेशन करते हैं हम इसको। देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हीलियम प्लस 19.6 into 10⁻−18 जूल पर एटम है और वही उसका क्या होगा? E1 है। E1 आपको मिल गया यहाँ पर। अभी E1 किसके लिए है? हीलियम प्लस के लिए है। अब हीलियम के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है भाई? हाइड्रोजन के लिए 1 और हीलियम के लिए कितना होता है? हीलियम के लिए Z का वैल्यू कितना है? 2। तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला क्या है? En इक्वल्स टू EH जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो n तो 1 ही आ रहा है ना, और यहाँ Z की वैल्यू कितनी है? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो हमने देखा ये हाइड्रोजन इंटू 4/1, ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो यहाँ हाइड्रोजन का अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है? डिवाइड करना पड़ेगा। हीलियम का जो एनर्जी है डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपको हाइड्रोजन का मिल जाएगा। अब जब अगर आपको हाइड्रोजन का मिल गया और आपको डायरेक्टली बेरिलियम का निकालना है तो भी आप निकाल सकते हैं। तो ये एनर्जी किसका निकालना है? बेरिलियम का, Be+3। तो देखो, बेरिलियम के लिए Z का वैल्यू कितना होगा? हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3 एंड बेरिलियम के लिए 4। तो Be है, उसके लिए Z का वैल्यू कितना रहेगा? 4। अगेन वो का वही फॉर्मूला, E हाइड्रोजन इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ जेड स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। तो आपने EH निकालना तो क्या रखना पड़ेगा? E बेरिलियम प्लस 3 डिवाइडेड बाय 16। जैसे उसमें 4 किया था, इधर 16 कर दिया। अब इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन के लिए आ गए ना। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे हम। तो यहाँ हमने कंपेयर कर लिया, EHE प्लस डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू Be+3 डिवाइडेड बाय 16। तो जैसे हमें किसका निकालना है? Be+3 का निकालना है ना, तो बस इसको हमने क्या किया? उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये यहाँ से कट हो जाएगा तो 4 ही रहेगा, तो ऊपर 4 चला जाएगा, 4 इंटू He। अभी हमारे पास He का, हीलियम का एनर्जी है 19.6 इंटू 10⁻−18। बस उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास Be+3 का एनर्जी आ जाएगा। कितना आएगा? 7.84 इंटू 10⁻17 जूल। समझ में आया बच्चों? आप चाहिए तो इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ देखना है डिफरेंस कहाँ आ रहा है? Z की वैल्यू में आ रहा है। हीलियम के लिए Z का वैल्यू कितना है? 2। बेरिलियम के लिए Z का वैल्यू कितना है? 4। आप पहले हाइड्रोजन के लिए निकाल लिया और हाइड्रोजन के लिए निकाल लिया और आपको पता है हीलियम का आ रहा है। हीलियम का आ रहा है मतलब आपको डिवाइड बाय 4 कर रहे हैं तब, तो बेरिलियम का कितना? डिवाइड बाय 16 करेंगे तब आएगा। तो डायरेक्टली भी आप यहां से जा सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक में 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 16। यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 का। तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो डायरेक्टली भी शॉर्टकट से आप इसको कर सकते हैं।
आपका आंसर आ जाएगा बेरिलियम प्लस 3 के लिए एनर्जी कितना होगा 7.84 इंटू 10⁻17 जूल। समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 पहले रीड कीजिए अच्छे से, क्या लिखा है क्वेश्चन में। व्हाट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द हीलियम प्लस आयंस would emit the radiation of the same wavelength as that of the first line in Balmer series of hydrogen। सबसे पहले फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज, पहले बाल्मर सीरीज कहां आएगा, लाइमन बाल्मर, बाल्मर के लिए एन इनिशियल की वैल्यू कितना होगा 2। फर्स्ट लाइन यानी कि एन फाइनल का वैल्यू क्या होने वाला है बच्चों 3, क्योंकि 3 से 2 में आएगा तो फर्स्ट लाइन आएगी कि नहीं आएगी। तो आपको एन इनिशियल की वैल्यू पता है, एन फाइनल की वैल्यू पता है ना। आर एच आपको पता ही है, डायरेक्टली आप एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको एनर्जी मिल गया तो E इक्वल्स टू क्या होता है SC बाय लैम्डा। आपके पास E है, आपके पास H है, आपके पास C है, तो क्या आप लैम्डा फाइंड नहीं कर सकते? आराम से आप वेवलेंथ फाइंड कर पाएंगे, राइट। तो देख लेते हैं हम इसका सॉल्यूशन। What electronic transition in the He plus ions would emit the radiation of the same wavelength as that first line of Balmer series of hydrogen atom। ये हमें बाल्मर सीरीज के बारे में है, हमें दूसरा फाइंड करना है, तो हम फाइंड कर लेते हैं। दो कंडीशन दी है हमारे पास, रिडबर्ग को अप्लाई कर दिया हमने, म्यू बार इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अभी फॉर सेकंड लाइन इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, देखो अभी बताया मैंने सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर का मतलब क्या है। सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर बोला है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर नहीं। तो यहाँ पर पहले n1 की वैल्यू कितना आ रहा है 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और सेकंड लाइन आ रहा है तो वो 4 होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो आपको यहाँ ये कितना आ गया, z की वैल्यू तो कितना लिया हमने 1, तो यहाँ पर आपको आ गया न्यू बार इक्वल्स टू 3r/16। सही बात है, क्वेश्चन में आपको सेकंड लाइन लेना है, फर्स्ट लाइन नहीं लेना है ना। तो ये करेक्शन है, आप देख ले, सेकंड लाइन इन बाल्मर सीरीज बोला है उसको ना। नेक्स्ट, द वेव नंबर इज सेम फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन हीलियम प्लस। तो यहाँ वेव नंबर सेम है, तो वेव नंबर सेम है मतलब न्यू बार की जगह हम क्या रख देंगे 3r/16। तो न्यू बार की जगह हमने क्या रख दिया 3r/16, r इंटू जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर। हीलियम के लिए z कितना होता है बच्चों, z हीलियम के लिए कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो जस्ट हमने पुट कर दिया 4, 1/n इनिशियल का स्क्वायर n फाइनल का स्क्वायर, ये हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमें कितना आ रहा है, ये 4 से जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 16 इंटू 4 16 इंटू 4 तो 64 हो जाएंगे, तो 3/64। जब आप n1 और n2 की क्या वैल्यू रखेंगे कि आपको ये आंसर आना चाहिए, तो जो हमें आंसर मिलेगा n1 की वैल्यू कितना होगा 4 और n2 की वैल्यू क्या रहेगा 8। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें एग्जैक्टली n1 का वैल्यू मिलेगा 4 और n2 का वैल्यू मिलेगा 8। अगर n1 का वैल्यू 4 और n2 का वैल्यू 8 हो तब ये सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज के बराबर होता है, दोनों का वेव नंबर जो है वो इक्वल रहेगा। ओके बच्चों, समझ में आया। बट यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज है, सेकंड लाइन, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5। अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, जो बोहर का थ्योरी है, the electronic energy of hydrogen atom in nth Bohr orbit is given by, nth orbit का जो एनर्जी हम कैसे देते हैं En माइनस साइन 21.76 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। जो भी आंसर आएगा वो जूल में आएगा। हम नॉर्मली क्या लेते थे, यहाँ पर है ना 2.176 इंटू 10⁻18 लेते थे, वैसा लिखो या ये लिखो, ये बात तो एक ही है, डिवाइड बाई n स्क्वायर करना है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट कीजिए
of light that would be needed to remove an electron from third orbit of helium plus ion. तो देखो हमें यहाँ है ना सीधी सी बात है, Z और N दोनों पता होना चाहिए। थर्ड ऑर्बिट की बात की है, नहीं N की वैल्यू कितना है 3 और हीलियम के लिए Z कितना होता है 3, बस जस्ट वैल्यू पुट करना है फॉर्मूले में और कुछ नहीं है। आपको इजीली यहाँ पर वेवलेंथ मिल जाएगा। देखो सबसे पहले है ना डेल ई निकालना है हमें, तो डेल ई मतलब ई इनफाइनाइट और माइनस E3। अब इनफाइनाइट में ये आप वैल्यू क्या रखोगे, डेल ई का तो फॉर्मूला तो वही ये आपके पास पूरा फॉर्मूला हो गया डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब इनफाइनाइट का स्क्वायर। अभी इनफाइनाइट का स्क्वायर किसी के नीचे हो तो क्या करेंगे, वो तो वैल्यू क्या आने वाली है 0, तो ये तो टोटली वैल्यू क्या आ गया 0। माइनस 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 क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, ये हमने वही वैल्यू रखी 21.76 इंटू 10⁻³ और ये n की वैल्यू रख दी 3, थर्ड ऑर्बिट है ना, और इंटू Z2 का स्क्वायर। डेल ई हमारे पास आ गया लाइक दिस, तो हमने इसको सोल्व किया तो कितना आया वो 9.67 इंटू 10⁻19 जूल। जब आपके पास एनर्जी आ गया तो आपके पास फॉर्मूला है डेल ई इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों SC अपॉन लैम्डा। H आपको पता है, C आपको पता है, लैम्डा आपको कैलकुलेट करना है, यू कैन इजीली कैलकुलेट हियर। टोटल वैल्यू इतना है, आपने H प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू रख दिया, आपने C वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू रख दिया, E का वैल्यू है, आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द लैम्डा। बस वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो लैम्डा मिलेगा आपको 2.05 इंटू 10⁻⁻7 मीटर या 205 नैनोमीटर इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बच्चों? आपको पहले है ना डेल्टा ई निकालना है, जो एनर्जी का डिफरेंस है इनफाइनाइट और 3 के बीच में। जब आपने डेल्टा ई निकाल लिया तो आपके पास वेवलेंथ इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, विच हाइड्रोजन लाइक ion has wavelength difference between the first line of Balmer series and first line of Lyman series is equal to 59.3 नैनोमीटर। देखो क्वेश्चन को आप देखो कि हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज है, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज होगा, जहां पर आपको वेवलेंथ का डिफरेंस दिया गया, राइट। किसका डिफरेंस है, वेवलेंथ का डिफरेंस है। कौन कौन सी सीरीज में, बिटवीन फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन एंड लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन, यानी कि लाइमन एंड बाल्मर जो है सीरीज के बीच का जो डिफरेंस है वेवलेंथ का वो आपको दिया गया है। किसके बराबर है बच्चों, 59.3 नैनोमीटर। नैनो मतलब 10⁻⁹ मीटर। और रिडबर्ग कांस्टेंट का अमाउंट भी आपको दिया है, RH की वैल्यू कितना है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स में दिया गया है आपको, तो आपको क्या फाइंड करना है अभी, वो हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज कौन सा होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। चलो बच्चों फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, वही हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला। रिडबर्ग कांस्टेंट 1/λb कर रहे हैं हम, तो क्या होगा RH इंटू जेड स्क्वायर, है ना। अभी बात की है बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन की, तो n इनिशियल कितना हो गया 2 और फाइनल कितना हो गया 3, क्योंकि 3 से 2 में आएगा तो ही फर्स्ट लाइन आएगा, तो बस 1/4 और 1/9, है ना। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ लैम्डा बी कितना मिलेगा बच्चों, ये 36 डिवाइडेड बाय 5 इंटू RH जेड स्क्वायर, ये इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हमने ये बाल्मर सीरीज के लिए फाइंड किया, अभी हम लाइमन सीरीज के लिए फाइंड करेंगे 1/λL, L फॉर लाइमन सीरीज, तो यहाँ RH इंटू जेड स्क्वायर। अभी लाइमन मतलब जिसके लिए n1 की वैल्यू क्या है 1 रहेगा, है ना, और फर्स्ट लाइन मतलब कहां से आएगा 2 से, तो 1 का स्क्वायर और यहाँ 2 का स्क्वायर, तो ये तो 1 ही रहेगा और ये 1/4 हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको लाइमन सीरीज का क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू RH इंटू जेड स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। ऐसे आपको इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मिल गया।
अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों के बामर और लाइमन के बीच का जो डिफरेंस है वेवलेंथ का, वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 59.3 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। आपको 59.3 नैनोमीटर दिया तो आपने उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, राइट। 1/RZ Z स्क्वायर प्लस ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी 36/5 माइनस 4/, आपने SS रख दिया। अभी यहाँ पर आपको RH का वैल्यू पता ही है, क्वेश्चन में दिया गया है, RH का वैल्यू आपने रख दिया है ना। Z स्क्वायर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है और ये जो इसको LCM लेके आपने सॉल्व कर दिया 88/15। अभी आपको यहाँ से Z स्क्वायर कैलकुलेट करना है। जब आप इन सबका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको Z स्क्वायर कितना मिल रहा है 9.02, यानी Z कितना मिल रहा है आपको 3, और Z3 किसके लिए होता है बच्चों, लिथियम के लिए। तो यहाँ हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज है तो लिथियम कितना होगा +2 रखना पड़ेगा। Z1 हाइड्रोजन के लिए, Z2 हीलियम के लिए और Z3 किसके लिए, लिथियम के लिए। और हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज रखना है। तो क्या आएगा बच्चों, Li प्लस, इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।